गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हो तो कम से कम कुछ शब्द हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज दो शब्द उठाएंगे। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण और शक्ति विभाजन। इनको समझेंगे भी सही विस्तार से कि शक्ति पृथक्करण क्या होता है और शक्ति विभाजन क्या होता है। इसके साथ साथ इनमें अंतर भी देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहले देखते हैं शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण किसको कहते हैं? जब सरकार के अंगों में कार्य का विभाजन किया जाता है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सरकार के तीन अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब सरकार के अंगों में कार्यों का विभाजन किया जाता हो तो वो क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। कि जो सरकार के अंग है तीनों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या काम है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है उसका क्रियान्वयन करना, उसको फील्ड में क्रियान्वित करना कि वो एग्जीक्यूटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो फील्ड के अंदर कार्य कैसे कर रहा है, उसको फील्ड के अंदर प्रॉपरली लागू करवाना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका ये देखती है कि जो संसद ने जो कानून बनाया है, जो कार्यपालिका ने जो क्रियान्वयन करवाया है, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कई नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, या जो कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसकी जांच करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का। जब ये तीनों बॉडी, जो तीनों अंग है सरकार के, ये अपने अपने कार्य अपने अपने क्षेत्र में करें और एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, तो वो कैसी व्यवस्था कहलाती है? शक्ति पृथक्करण की। भारत के संविधान में भी शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है कि अपने यहाँ कानून बनाने का कार्य संसद करती है। जो व्यवस्थापिका है उसको संसद भी, यहाँ अपन क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है। अपने देश में यहाँ क्या कहते हैं? भारत में इसको संसद कहते हैं। कार्यपालिका क्या कार्य करती है? जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया, यानी कि जो आपकी संसद ने जो कानून बनाया है, उस कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है? आपकी कार्यपालिका। और वो कानून सही है या गलत है, या लागू सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता को उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांच कौन करता है? न्यायपालिका। यानी कि कानून की व्याख्या करने का कार्य कौन कर रही है? न्यायपालिका। जब ये इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार का विभाजन होता है तो वो क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। समझ में आ रहा है कि जब सरकार के अंगों में ही कार्यों का विभाजन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। अब शक्ति विभाजन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि शक्ति पृथक्करण आपने समझ लिया। अब देखते हैं शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन क्या है? जब सरकार के अंग, सॉरी, शक्ति विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो शक्ति विभाजन क्या है? कि जब सरकारों के कार्यों में विभाजन हो। सरकारों के कार्य में विभाजन ऐसी व्यवस्था जहां सरकार दो या दो से ज़्यादा स्तर पर होती हो। सरकार दो या दो से ज़्यादा स्तर पर होती हो। जैसे भारत के अंदर है कि केंद्र में अलग सरकार है और आपके राज्य में अलग सरकार है। जब ये अलग अलग सरकारें होती है कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, और इनके कार्यों का विभाजन होता हो, इनके कार्यों का विभाजन होता हो, तो वो क्या कहलाता है? शक्ति विभाजन। क्या कहलाता है वो? शक्ति विभाजन। जैसे कि केंद्र का कार्य है देश की रक्षा करना, संचार व्यवस्था का संचालन करना। ठीक है, ये कार्य केंद्र के हैं। और राज्य के क्या कार्य है? पुलिस प्रशासन की देखभाल करना, या पुलिस प्रशासन के द्वारा देश के जो आंतरिक मामले हैं उनकी देखभाल करना, शिक्षा व्यवस्था देखना। जो प्राथमिक कार्य होते हैं ये किसके कार्य है? राज्य सरकारों के कार्य। और ये कार्य अलग अलग विभाजन कहाँ होता है? संविधान के द्वारा। कहाँ होता है इसका विभाजन? संविधान के द्वारा। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के लिए क्या कर रखा है? 3 सूचियों का निर्माण कर रखा है। कितनी सूचियों का? 3 सूचियों का। अनुसूचियों के बारे में आपने सुना होगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। एक केंद्रीय विषय,
एक राज्य के विषय और एक समवर्ती विषय। जो केंद्र के विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? केंद्र को। और जो राज्य के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये कानून बना रहे हैं या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपके संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। संविधान सर्वोच्च है। दोनों को शक्तियाँ कौन प्रदान कर रहा है? संविधान प्रदान कर रहा है। चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों को शक्तियाँ कहाँ से मिल रही है? संविधान के द्वारा मिल रही है, क्योंकि संविधान के अंदर सूचियों का विभाजन किया गया है। संविधान ये बताता है कि आपका कार्य ये है और राज्य का कार्य ये है। अब ये कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी देखभाल करने के लिए क्या होती है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका। यदि केंद्र और राज्यों के मध्य कोई मतभेद हो जाए, केंद्र और राज्यों के मध्य यदि कोई मतभेद हो जाए, केंद्र बोले कि ये विषय तो मेरा है, राज्य बोले ये विषय तो मेरा है, तो अब उस विषय के अंदर यदि जो मतभेद है उसको निर्णय कौन देगा कि ये मतभेद सही है या केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है? इसका निर्णय करने का कार्य कौन करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए इस ऐसी व्यवस्था में? स्वतंत्र। क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो इस प्रकार के डिसीजन ले पाएगी, तभी वो इस प्रकार के डिसीजन ले पाएगी कि केंद्र के विषय है या राज्य के विषय है। तो शक्ति विभाजन की मुख्य विशेषता क्या है? कि शक्ति का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य में होता है। केंद्र और राज्य में होता है, मतलब सरकार के स्तरों पे शक्ति का विभाजन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? शक्ति विभाजन। संविधान सर्वोच्च होता है क्योंकि संविधान के द्वारा ही केंद्र को और राज्य को शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो सूची का विभाजन कर रखा है वो कहाँ है? संविधान के अंदर। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है कि यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी प्रकार का मतभेद हो गया हो तो उस मतभेद का सॉल्यूशन कहाँ निकलेगा? न्यायपालिका के द्वारा। और आखिरी विशेषता क्या है इसकी? कि ये व्यवस्था संघात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें लागू की जा सकती है। शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होता है? संघात्मक व्यवस्था में। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा बता दूं मैं आपको। संघात्मक व्यवस्था उसके कहते हैं जहाँ सरकार के दो या दो से ज़्यादा स्तर होते हो, जहाँ शक्तियों का अलग अलग स्तर पे राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की जाती हो, तो ये क्या है? शक्ति विभाजन। अब आते हैं वापस शक्ति पृथक्करण पे। शक्ति पृथक्करण पे अपने चर्चा कर ही ली थी कि तीनों अंगों में विभाजन है। जो सरकार के अंग है यदि उनमें शक्तियों का विभाजन है तो वो क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। यहाँ भी संविधान सर्वोच्च होता है, यहाँ भी संविधान सर्वोच्च होता है, क्योंकि संविधान ही बताएगा कि किस किस का कौन कौन सा कार्य है। कि केंद्र का कौन सा कार्य है, राज्य का कौन सा कार्य है, सॉरी केंद्र व्यवस्थापिका का कौन सा कार्य है, कार्यपालिका का कौन सा कार्य है और न्यायपालिका का कौन सा कार्य है। जो शक्ति पृथक्करण है ये आपके संघात्मक व्यवस्था में भी लागू हो सकता है और एकात्मक व्यवस्था में भी लागू किया जा सकता है। तो ये दोनों जो शब्द है ये कम से कम आपको इनका अंतर समझ में आना चाहिए कि शक्ति विभाजन क्या है और शक्ति पृथक्करण क्या है। कई बार आप कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक ध्यान में रखना है कि जहाँ पृथक्करण शब्द आता है वहाँ सरकार के अंगों में शक्ति का विभाजन है। सरकार के अंगों में शक्ति का विभाजन, या कह सकते हैं कि कार्यों का विभाजन है। शक्ति शक्ति से आप कंफ्यूज होते हो तो आप कह सकते हो कार्यों का विभाजन, की जो केंद्र के जो अंग है, जो सरकार के जो अंग है उनमें यदि कार्यों का विभाजन किया जाता हो कि आपका क्या कार्य होगा वो यदि बताया जाता है तो वो क्या है? शक्ति पृथक्करण। और जब सरकारों में विभाजन किया जाता हो, सरकारों में यदि कार्यों का विभाजन किया जाता हो तो वो क्या कहलाता है? शक्ति विभाजन।